जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शो पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी बातें, बड़ी सच्ची बातें करते हैं हम लोग। आज मेरे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल है। आप स्क्रीन पे रीता जैन जी और डॉक्टर अरुण कुमार जैन साहब को देख रहे हैं। ये बड़ा विशिष्ट कपल है एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप मानवता के लिए। मैं ब्रीफ 1 मिनट में आपका परिचय दूंगा आप लोगों का। आपके बेटे थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ही वॉज अ फिलांथ्रोपिस्ट, वो बड़े अच्छे समाज सेवी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में एक समाज सेवा का कार्य शुरू किया जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे। कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि वो नहीं रहे, तो उनके जाने के बाद आपके माता पिता ने इसी को अपने जीवन का ध्येय बना लिया और आज आप एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें आप गरीब बच्चों की मदद करते हैं हायर एजुकेशन में। तो अपने बारे में बेहतर होगा कि आप लोग खुद ही बताएं। डॉक्टर साहब स्वागत है। रीता जी स्वागत है आपका। नमस्ते। तो मैं बताती हूँ कि जब जरा बताइए अपने बारे में क्या है, मतलब व्हाट आर वी डूइंग, जरा बताइए दर्शकों को। जी मैं बताती हूँ कि मेरा बेटे की जो डेथ है वो बहुत अचानक हुई। हम लोग को कुछ पता नहीं था। वी वर लीडिंग अवर नॉर्मल लाइफ। हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब। हम अपने क्लिनिक पे बैठे थे और जस्ट एक फ़ोन कॉल आया एंड मेरी बहू का, और ही सेड, उसने बताया को सांस नहीं आ रही है एंड ही इज़ नो मोर। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा हमारे लिए था। उस समय तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। तो यंत्रवत सब काम करते गए, पर जैसे-जैसे ये रियलाइज़ेशन हुआ कि अब मेरा बेटा नहीं है इस ज़िंदगी में, तो मैं बहुत ज़्यादा बिखर गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर एकदम से मुझे एक दिन लगा कि मेरा बेटा मुझे कह रहा हो कि रोने से अब कुछ नहीं होगा, आप वो करिए जो आपको करना चाहिए, जो मैं काम छोड़ के गया हूँ वो करिए। तो फिर मैंने उसके काम को हम दोनों ने मिलकर ये सोचा कि हमारे पास एक फिज़ियोथेरेपी का इंस्टीट्यूट है और वो जो मेडिकल काउंसिल से भी एफ़िलिएटेड है। तो हमने सोचा कि ये सरकारी हमारा कोर्स है और हम गरीब घर की लड़कियों को, जैसे मेरा बेटा उनकी सेवा करता था, उसी तरीके से हम लोग भी लड़कियों की सेवा करेंगे। गरीब घर की लड़कियों को उनके पैरों पे खड़ा करेंगे और उनको एक अच्छी शिक्षा देंगे। और मेरा हमेशा से ये सोचना था कि अगर हम किसी की सहायता करें तो उसकी इतनी सहायता करेंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो और अपने पैरों पे खड़ा होके अपनी रोजी-रोटी कमा सके और अपने अपने साथ अपने परिवार का भी भरण-पोषण कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने ये फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करा और अभी तक हमारे पास 40 बच्चे हमारे पास हैं और कुछ उसमें से निकल गए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर गरीब घर की लड़कियाँ हैं। और अब आपको डॉक्टर साहब बताएँगे इसके बारे में। मैं डॉक्टर अरुण कुमार जैन हूँ। मैं बेसिकली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और साथ में मैं एनेस्थीसियोलॉजी में भी एमडी हूँ और मैंने एक्यूपंक्चर 1982 में बलरामपुर चिकित्सालय में शुरू किया, जो कि देश में पहला सरकारी चिकित्सालय था जिसमें एक्यूपंक्चर की चिकित्सा की सुविधा दी गई। इसके अलावा मैं एक इलिज़ारो टेक्निक का भी प्रयोग करता हूँ, जिससे कि छोटे बड़े हाथ पैरों को लंबा किया जा सकता है और टेढ़े मेढ़े हाथ पैरों को सीधा किया जा सकता है। हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक उस बच्चे को हम अभी भी जीवित मानते हैं, क्योंकि हम उस बच्चे की आत्मा को लेकर के चल रहे हैं और उसकी जीवन ज्योति को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे बड़े मेधावी थे, एक लड़का और एक लड़की। ये लड़का विशुद्ध सिंगापुर गया एक स्कॉलरशिप पे और वहां पे उसने बीटेक किया और उसके बाद उसने मास्टर्स किया और वहीं पे विभिन्न फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनीज में, जैसे अर्न्स्ट यंग है, आपका एक्सेंचर है और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इसमें वो पार्टनर के लेवल पे काम कर रहा। उसने, जैसा कि मेरी पत्नी ने बताया कि उसने नेपाल गया, अपनी विजिट पे जाते थे वो ट्रैकिंग के लिए,
तो वहां पे एक लड़की को पोंछा लगाते हुए देखा जाड़े की सुबह, और उसने इस दर्द को महसूस किया, और उसने जब उस ठेकेदार से जो उसको करा रहा था उससे बात की, तो उसने कहा ये तो इसके फादर ने हमको बॉन्डेड लेबर की तरह दे दिया है, तो ये हमारा अधिकार है इससे काम कराना। और फिर मेरा बेटा वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिला, तो उसने कहा इसमें आप अपना पढ़िए, ये जो हो चुका है, पर अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं तो इन बच्चों को शिक्षित कर देंगे तो शायद ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो उसने वहां की कुछ बच्चियों को, जो उसका शेरपा था, जो उनके साथ उनका गाइड था, उस गाइड से कहा कि क्या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको हम पढ़ा सकते हैं। तो उसने कुछ 2-4 बच्चों का इंतजाम किया, और इसको उन्होंने वहां के कॉन्वेंट स्कूल्स में भर्ती कराया और उनको फ्री एजुकेशन दी, और उसके लिए एक अलग से अपना हॉस्टल भी बनाया अपने खर्चे से। और उस हॉस्टल में जब उसकी मृत्यु हुई अचानक 4 फरवरी 2019 को, तो उस समय उसके पास 17 लड़कियां थी जिनको वो कॉन्वेंट्स में पढ़ा रहा था और अच्छी शिक्षा दे रहा था। उसकी मृत्यु के उपरांत हम अपनी चैरिटी तो अपने हिसाब से हम लोग करते रहते थे, सभी डॉक्टर्स अपनी चैरिटी करते हैं, शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर हो जो कि गरीब मरीजों को ट्रीट ना करता हो, कितना भी निर्दयी हो। तो वो चैरिटी तो हम लोग कर रहे थे, पर हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य नहीं किया था। तो हमने उसकी सर्विस जिस दिन थी मृत्यु उपरांत, उस दिन हमने ये प्रण किया कि हम उसके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और हमने, हमारे पास एक इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन और एक एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर एंड रिहेबिलिटेशन, ये 2 इंस्टीट्यूट हम चला रहे थे। तो हमने ये तय किया कि इसमें जितने भी बच्चों को हम लेंगे अब आगे से, जिसकी वार्षिक फीस 60,000 रुपए प्रतिवर्ष है कोर्स की, और फिजियोथेरेपी का 2 वर्ष का कोर्स है, तो हमने ये प्रण किया कि हम इसमें गरीब बच्चों को लेंगे, भले उनकी मेरिट कम हो, जरूरी नहीं कि वो बहुत हाईली मेरिटोरियस हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जो जिनके संसाधन की कमी होती है उनको उच्च शिक्षा मिल भी नहीं पाती, उत्तम शिक्षा मिल नहीं पाती। तो हम लोगों ने शिक्षा पे भी ध्यान न देके ऐसे बच्चों को लेना शुरू किया जिनकी हम आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से सहायता कर सकें। तो हम उसमें उन बच्चों से कुछ भी चार्ज नहीं करते, सिवाय एक टोकन मनी के, जैसे कि बीच में वरना छोड़ के चले जाते थे तो हमारी सीट खराब हो जाती थी। और ये कोर्सेज हमारे यूपी स्टेट गवर्नमेंट से और यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड है, जहाँ पे डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, नर्सेस का रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं पे इन फिजियो का भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस क्षेत्र में हम लोग आ गए, और अभी तक जैसे मेरी पत्नी ने बताया कि 40 से अधिक लड़कियों को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, और इस समय भी हम लोग, हमारे पास 15 लड़कियां हैं फिजियोथेरेपी में और 3 लड़कियां हैं एक्यूपंक्चर में, जिनको हम ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये आपने बताया कि आप बताती एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो आपकी प्रैक्टिस तो लखनऊ शहर में है। जी, तो जी हाँ, और मैं ये लखनऊ शहर में, लखनऊ, जी, ये क्वेश्चन प्लीज रिपीट करिए, मिस हो गया। ये आपका फिजियोथेरेपी, जो आपकी प्रैक्टिस भी और आपका जो फिजियोथेरेपी का जो इंस्टीट्यूट है, ये दोनों लखनऊ में है। जी हाँ, यही है लखनऊ ना, में है लखनऊ में है हमारा ना ये? अपना सत्या हॉस्पिटल। जी, हमारा अपना सत्या हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैंने पहले बताया कि मैं में था, गवर्नमेंट के बलरामपुर हॉस्पिटल में मैंने 28 साल नौकरी की, पर जब मेरा कार्य और मेरे मिशन में बाधा आने लगी सरकारी नौकरी करने से, तो मैंने वीआरएस ले लिया और अपना एक चिकित्सालय स्थापित सत्या हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। और उसी में ये हमारे दोनों इंस्टीट्यूट भी चलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन एंड एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर एंड रिहेबिलिटेशन। तो हमारे अपने ही इंस्टीट्यूट हैं। एक बच्चे के ऊपर एक वर्ष में 60,000 रुपीज का खर्चा है। तो सर, ये 60,000 रुपीज तो सिर्फ फीस का खर्चा हो जाता है, इसके अलावा जी भी जी और जी, कुछ हाँ। खर्चे होते हैं जैसे बुक्स हैं, किताबें हैं, बच्चों का रोज इंस्टीट्यूट में आना जाना है, कुछ बच्चे हॉस्टल में भी रहते हम होंगे। लोग ही प्रोवाइड करते हैं उनको ज्यादातर, और कुछ बच्चे अपने आप भी खरीद लेते हैं किताबें। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे बहुत ही उनका एजुकेशनल स्तर भी बहुत खराब है होता है, तो हम लोगों को उनको बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार उनको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह से ABCD की तरीके से उनको सिखाना पड़ता है, और चूंकि ये पढ़ाई मेडिकल की पढ़ाई है, 2 साल की पढ़ाई है, तो
इनको अच्छा बनाने, इनको पैरों पे इनको खड़ा करने के लिए हम लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। और पर ये है कि वो बच्चे इम्प्रूव करते हैं और काफी इम्प्रूव हो जाते हैं, जिनको देखकर इतनी खुशी होती है बाद में। और उसमें से कई बच्चे इस समय अपने पैरों पे खड़े होकर अपना 2 बच्चे हमारे फिजियोथेरेपी कर चुकी हैं, एक्यूपंक्चर भी उन्होंने कर लिया है और अब डिग्री कर रही हैं। और कुछ 12 बच्चे जो हमारे पहले बैच के निकले हैं, वो सारे बच्चे काम कमा रहे हैं। उनमें से एक लड़की तो जो थी वो मेड का काम करती थी, तो मेड उनके जो वो थे जो मालिक थे, उनका फोन मेरे पास आया कि मैम हमने सुना है कि आप इस तरीके से कर रही हैं, तो आप इस लड़की को हमारी पढ़ा दीजिए। हमने कहा भेज दीजिए। तो उस लड़की को हम लोगों ने कराया। आज वो लड़की अपना तो गुजारा कर ही रही है, साथ में अपने पेरेंट्स का भी गुजारा कर रही है। और वो उनको, उसके फादर बढ़ई थे, बढ़ई का काम करते थे, पर उनको जो है डायबिटीज थी, तो उनके पैर में बहुत खराब हो गए थे, तो वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे बच्चे हमारे पास आए और आज वो खुद अर्न कर रहे हैं। शायद मेरा बेटा देखकर बहुत खुश हो रहा होगा। एक बच्चे ने जाकर कितने बच्चों की 40 बच्चे हमारे पास आए हैं और उनको हम लोग कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे मैं अपने बेटे की सेवा कर रही हूँ। ये फिजियोथेरेपी का तो 4 साल का डिग्री कोर्स होता होगा ना, 4 या 5 साल जी का होता जी होगा। जी, डिग्री कोर्स 4 साल का है और डिप्लोमा 2 साल का है। हम लोग जो हमारे पास जो अपना कोर्स उपलब्ध है, वो डिप्लोमा कोर्स है जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, वो 2 वर्षीय है। पर हमने 2 लड़कियों को दूसरे इंस्टीट्यूट में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में एडमिट कराया हुआ है और उनका पूरा खर्चा हम लोग उठाते हैं। वो हमारे साथ ही रहती वेरी हैं। गुड। उनको हमने फ्री एकोमोडेशन दी हुई है। उनको अच्छा विद किचन एवरी फैसिलिटी के साथ उनको हम रखते हैं अपने साथ। और वो लड़कियां बहुत काबिल भी हैं और वो हमारे इंस्टीट्यूट में अब टीचिंग का भी काम करती हैं। वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी नहीं है साथ में, और हमारे साथ हमारी प्रैक्टिस में भी सहयोग करती हैं एक्यूपंक्चर की। वो इतनी काबिल हो गई हैं। वो दोनों लड़कियां उसी संस्था से है जो मेरे बेटे ने नेपाल में शुरू की थी। उसमें से 2 लड़कियां जो साइंस साइड थी, उनको हम लोग अपने साथ यहाँ ले आए और वो हमारे साथ ही रहती हैं। अपने घर के बच्चों की तरह हम लोग उनको रखते हैं और वो अब डिग्री कोर्स कर रही हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से। तो उनका कन्वेंस है, आना जाना है, उनका जो रहना सहना है, वो उनको हम लोग कुछ सैलरी भी देते हैं, कुछ वो उससे पूरा करती हैं और बाकी अवशेष जो भी कुछ है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि अब ये हमारा प्रोग्राम देख के ना हमको हो सकता है कुछ ऐसी इंक्वायरीज आएंगी जहां देश भर में, चूंकि ये प्रोग्राम देखा जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हमें क्वेरीज भेज सकते हैं कि जी हम एक बच्ची को जानते हैं जो कि होनहार है, कुछ करना चाहती है, पढ़ने में भी अच्छी है। और तो मान लीजिए उस बच्ची ने, ऐसी कोई बच्ची बाहर से आ गई लखनऊ, उस बच्ची ने एडमिशन ले लिया आपके यहाँ, आपने उसको 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन दे दिया, तो आपने तो फीस माफ कर दी, तो लगभग उस बच्ची का मंथली क्या एक्सपेंसेस आ जाएंगे कि वो बच्ची अपनी शिक्षा को वहां सपोर्ट कर सके? और मुझे लमसम जरा महीने का खर्च बताइए, एक बच्ची को क्या खर्चा आ जाएगा? लखनऊ में जो रहने का साधारण खर्चा होता है, हमारे हॉस्पिटल के पास ही रूम्स मिल जाते हैं जो कि 3 से 5 हजार रुपए महीने में मिल सकते हैं। और उनके खाने का खर्चा अगर वो खुद बनाए तो 3 से 5 हजार रुपए में खाना हो सकता है। तो 7-8-10 हजार रुपए के अंदर अंदर अब निर्भर करता है कि वो किस स्तर से रहना चाहती हैं, वो लोग रह सकते हैं यहाँ पे। और अगर वो बहुत गरीब होते हैं तो उनको हम रहने की जगह भी फ्री देते हैं। हमारे पास इस समय 2 लड़कियां रह रही हैं जो कि फ्री रह रही हैं, जिनसे हम कोई रहने का भी चार्ज नहीं करते। खाने की व्यवस्था केवल वो अपने आप करती हैं। तो अच्छा, कोई ऐसा महंगा काम नहीं होता। और बुक्स की भी जरूरत होती है, तो अगर डिजर्विंग है और वास्तव में पुअर है तो हम बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अनुभव यह है कि जब हम समाज में कोई अच्छा काम करते हैं ना,
तो बहुत से लोग हमसे जुड़ जाते हैं, जुड़ना चाहते हैं। जी तो मुझे मेरा ये विजन है कि इस प्रोग्राम को देख के हमारे पास 2-4-10 ऐसी इंक्वायरीज जरूर आएंगी जहां कुछ लोग बोलेंगे कि साहब मैं एक गरीब बच्ची को जानता हूं, मैं उसको स्पॉन्सर करना चाहता हूं, चलिए उसकी पढ़ाई का जब तक वो पढ़ेगी फीस आपने माफ कर दी, 5,000 रुपया महीना मैं उसको दे दूंगा, या 2 लोग मिलके एक बच्ची को स्पॉन्सर कर दें, या 3 लोग मिलके एक बच्ची को स्पॉन्सर कर दें। तो ऐसे मान लीजिए 10 एडमिशंस आपके पास और आ जाते हैं, तो क्या आप उनको अकोमोडेट कर लेंगे अपने इंस्टीट्यूट में? इतनी सीट्स होती है अपने बिल्कुल पास? बिल्कुल एकोमोडेट। जी, हमारे पास 30 सीट्स हैं, पर हम नॉर्मली 15 रखते हैं इस चैरिटी में, चैरिटी से के थ्रू। वरना हम 15,000 रुपए उनसे टोकन मनी लेते हैं 15 के बाद, जिससे कि हमारे अन्य खर्चे निकल सकें। और क्योंकि टीचर्स को सैलरी देनी होती है, हॉस्पिटल हमारा अपना है तो हमें रूम रेंट नहीं देना, बिजली का खर्चा हम खुद वहन करते हैं, बाकी सब खर्चे हम वहन कर लेते हैं। पर फैकल्टी की जो कॉस्ट आती है कि एडिशनल फैकल्टी रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम उनसे वर्ष का 15,000 रुपए केवल लेंगे, अगर वो रीजनेबल फैमिलीज से होंगी। और अगर पुअर होंगी तो कोई रीजन ही नहीं है कि हम उनको पूर्ण निःशुल्क ना पढ़ाएं। ये पर होना चाहिए कि वो रियली नहीं, क्योंकि इसका हम लोगों का अनुभव ये हुआ कि कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। कि वो पता चला कि उनका भाई उनको गाड़ी से छोड़ने आता था और वो हमारे यहाँ फ्री क्लेम कर रहे थे ट्रीटमेंट। मतलब भाई उनका कार से उनको हमारे यहाँ छोड़ने आ रहा है, तो इसका मतलब रीजनेबल रिसोर्सेज हैं उनके पास और यहाँ से हमसे वो फ्री लेना चाहते हैं। तो अगर किसी को हम दे रहे हैं इस तरह की सुविधा, तो उसके बदले में किसी एक गरीब लड़की का हक मारा जा रहा है जी। तो इस तरह इसके लिए हम लोग ये थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि उनसे कम से कम 15,000 रुपीज पर ईयर ले लें, बजाय 60-65 हजार के जो वहां का खर्चा है, और हम अपने कोई खर्चे नहीं लेते। जी नहीं तो मैं देखिए, ये आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो एक महायज्ञ है, इसमें हर आदमी को अपनी थोड़ी बहुत आहुति देनी चाहिए। तो सर यदि कुछ लोग आपको हमारा प्रोग्राम देख के उनको प्रेरणा मिलती है और कुछ लोग यदि आपके इस अच्छे काम में, आपके इस चैरिटी में, आपके चैरिटेबल वर्क में, आपके सोशल वर्क में सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे अपना QR कोड और अपना जो आपका बैंक डिटेल्स है वो अगर शेयर कर देंगे तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कर देंगे। तो यदि कोई दानी सज्जन किसी गरीब बच्ची की एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, या कोई सज्जन किसी बच्ची को एडमिट कराना चाहते हैं और उसकी शिक्षा का खर्च वो खुद वहन करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे कि आपसे जुड़ें और इस अच्छे काम में आपका सहयोग दें, हाथ बटाएं। अच्छा मुझे ये बताइए, जब बच्चियां ये 2 ईयर डिप्लोमा कर लेती हैं तो उनका आगे एम्प्लॉयमेंट का क्या स्कोप होता है? क्या वो कितना कमा लेती हैं या क्या उनको रोजगार मिलता है? उनको रोजगार तो ये है कि वो अपनी क्लिनिक खोलती हैं या हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में जाती हैं, तो उनको शुरुआत में से 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं। और उसके बाद जो लड़कियां अपनी क्लिनिक खोल लेती हैं, तो वो तो फिर उनके लिए तो अगर उनकी प्रैक्टिस जम गई तो फिर वो 50,000 भी कमा लेती हैं। और हमारे कुछ बच्चे पहले के पढ़ाई में हैं, जब हमने ये चैरिटी का काम नहीं करते थे, तब हमारे पास जो कोर्स था उसमें जो बच्चे निकले वो 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। तो इसमें स्कोप तो बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अब आप कैसा कर रहे हैं। तो हम लोगों का मेन जो हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाई का वो देखती हूँ, तो उसमें हम उनकी पूरी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूरा करती हूँ, ताकि वो जब समाज में निकलें, बाहर निकलें, तो वो अपनी एक अच्छी छवि बनाकर एक अच्छे डॉक्टर की तरीके से वो समाज की सेवा कर सकें। तो 2 साल में बच्चे, ये है कि हमारा अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कुछ कमा ना रहा हो। मिनिमम 10,000 रुपीज है और मैक्सिमम तो फिर लाखों में है।
डॉक्टर साहब आपने बताया कि जब आप बच्चे को एडमिशन देते हैं तो वो समटाइम्स दे आर नॉट एकेडमिकली वेरी ब्राइट, पर आप ये वेरी ध्यान रख, समटाइम्स दे आर नॉट, यस, कुछ बच्चे एकेडमिक्स में बहुत ब्राइट नहीं होते, बहुत पर वो बिल्कुल पर सर इस पढ़ाई में तो पहले 2 साल तो पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, और इट इज बिल्कुल एज गुड एज एन एमबीबीएस कोर्स जहां तक मैं जानता हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज एज गुड एज एन एमबीबीएस। तो ऑफ कोर्स। वो वो एकेडमिकली कोप कर लेते हैं बच्चे? करना, हाँ कराते हैं, बहुत मेहनत करती हूँ मैं और डॉक्टर साहब दोनों बहुत मेहनत करते हैं। हम उनका एवरी वीक क्या एवरी सेकंड डे टेस्ट करते हैं, फिर उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। एक तो हमारे साथ जो बच्चियां होती हैं वो ऐसी फैमिली की होती हैं कि जिसके अंदर ना कोई गोल सेटिंग होती है, ना उनका कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो बिल्कुल कोरी होती हैं। और एक्चुअली में पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा इतना अच्छा भी नहीं है कि बच्चे बहुत ब्राइट निकलते हों। तो उनको लाने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ में। और उनका बार-बार टेस्ट लो, उनको बार-बार मोटिवेट करो, उनसे डायग्राम बनवाओ, बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, बिल्कुल प्राइमरी सेक्शन के बच्चों की तरह से उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। पर ये है कि कुछ बच्चे उसमें से इतने अच्छे निकलते हैं, आपकी मेहनत के बाद 8 महीने के बाद वो एमबीबीएस स्तर के हो जाते हैं। वो जो है ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर हम लोग को इतना बड़ा है कि ये इससे हमको इतनी खुशी मिलती है और इतनी अच्छा लगता है कि आज थोड़ी-सी हमने इनको पुश किया, थोड़ा-सा मेहनत करी इनके साथ, और आज इनकी इतनी खूब अच्छी पर्सनैलिटी निकल गई है। और आपको मैं एक किस्सा बताती हूँ कि एक हमारी लड़की है, उसको ये भी नहीं पता था कि राम गोज़, राम जाता है तो उसमें क्या लगता है, मतलब उसे कुछ नहीं पता था इंग्लिश का। और उस लड़की को बस हम लोग ये कहते रहे कि तुम कर सकती हो, थोड़ी मेहनत करो। और उस लड़की का भी संकल्प था कि मैम मैं आपको करके दिखाऊंगी। और साल भर के बाद वो लड़की इंग्लिश में इतनी अच्छी हो गई, और उसने जो अपना एग्जाम दिया फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर वाला, तो उसमें उसके जो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे वो लड़की आई है। तो दैट इज रिमार्केबल, जो हमको लगता है कि अगर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि बच्चों को छोड़ देते हैं कि कर अपने आप करो, नहीं तो जाओ भाड़ में। मतलब नॉर्मली लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि हम कितना तुम्हें पढ़ाएंगे। पर अब मेरी टेंडेंसी ये है कि मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ जब तक वो इस काबिल ना हो जाए। और कुछ तो नहीं होते हैं, कुछ तो नहीं होते हैं। कम से कम 3-4 बच्चे तो आपके, अगर 15 बच्चे हैं तो उसमें से 4 बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनको आप इम्प्रूव कर ही नहीं पाते हो, चाहे आप जान निकाल दो उनको। पर अब ऐसे भी करना ही पड़ता है, क्या करा जाए, समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी जी डॉक्टर साहब बोलिए, आप म्यूट हैं। म्यूट है। डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं। नहीं, वी कांट हियर यू डॉक्टर साहब, आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। नो, नहीं आ रही है। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, या डॉक्टर साहब अनम्यूट हो गए हैं बोला मुझे लग रहा म्यूट है, आपका क्रॉस आ रहा है जनाब। आप हाँ, ठीक है। अब नहीं, आपकी नहीं आ आवाज रहा। नहीं आ रही। अच्छा मैम आप बताइए, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं, आपको आइडिया है कुछ, क्या वो क्या कन्वे करना चाहते थे? वो यही बता रहे होंगे कि बच्चों के साथ में टाइम देना पड़ता है। और अगर हमारा अपनी इच्छा है कि हम बच्चों को इम्प्रूव करें और बच्चों की जिंदगी को संवारें, और हमारा ये संकल्प हो, तो हम बहुत बच्चों की जिंदगी संवार सकते हैं, और संवार भी रहे हैं। हम छोड़ते नहीं हैं, हम हारते नहीं हैं। हम उनके लिए अपने को बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं, शायद इतनी मेहनत अपने अपने दोनों बच्चों के लिए भी नहीं की थी जितनी बच्चों के लिए मैं इनके लिए मेहनत करती हूँ।
पर ये है कि हाँ, संतुष्टि इस बात की है कि बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। आप बोलिए, अच्छा, कुछ बोल। हेलो, हाँ, अब हाँ, आइए। अब आ रही है आवाज हमारी? हाँ, आ रही हाँ, अब आ रही है यस। आवाज? जी। हाँ। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको डाटा के हिसाब से मैं थोड़ा प्रस्तुत करता हूँ कि हमने उन 40 लड़कियों में केवल एक लड़की हमारे यहाँ फेल हुई है आज तक, जबकि फैकल्टी का, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का रिजल्ट 60% से ज्यादा नहीं रहता है। तो उस शर्त पे भी कि जब हमने उन बच्चियों को 50% और 45% और 52% इंटरमीडिएट के लेवल पे भी एक्सेप्ट किया, और तो भी इसके बावजूद भी हम उनको इस लेवल पे लाने में समर्थ हो पाए। पर हम लोग केवल उनको अपना पैसा ही नहीं खर्च करते हैं, हम लोग अपना समय भी देते हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा रोज ये देती हैं और 1-1.5 घंटा रोज मैं उन बच्चों के साथ लगता हूँ, और बाकी और फैकल्टीज भी आती हैं। तो चूंकि हम लोग इतना हमारे को अनुभव है, हम 1970 के मेडिकल एंट्री थे, तो 1974 के मेडिकल ग्रेजुएट है, 50 साल से अधिक का अनुभव हो गया है। तो और हम टीचिंग में रहे शुरू से, चूंकि इंस्टीट्यूट हमारा 2005-6 से चल ही रहा था, तो हम लोग कर ले जाते हैं उनको। पर केवल एक शर्त है कि वो करना चाहे। जिस बच्चे में करने की लगन नहीं होगी तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा 1-2 बच्चे छोड़ के भी गए हैं बीच में कभी, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, पर अधिकतर वो बच्चे स्टे करते हैं। और केवल एक बच्चा जो एग्जाम में अपीयर हुआ है, केवल आज तक एक लड़की फेल हुई है। तो दैट गोज टू से अ लॉन्ग वे कि इतने लोगों में 40 में अगर एक फेल हो रहा है, जबकि 60% का एवरेज रिजल्ट है वहां से, तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट की वजह से उन बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक तो ये तो हो गई सब एकेडमिक्स में, क्योंकि आपका इंटेक ही ऐसा है कि आप बिलो एवरेज बच्चों को भी एडमिशन देते हैं, तो सर ये तो एकेडमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, ये तो आनी स्वाभाविक है भाई। जहां पे जी। एक और बाकी के इंस्टीट्यूट जो है वो तो सब पीएमटी और जेई और पता नहीं कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टैंडर्ड के बच्चों को उनको मिलता है, जो कि 80, 90, 95% स्कोर करने वाले बच्चे होते हैं। जी, कहाँ जी, आप जी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 50-52% के बच्चों को एडमिट कर रहे हैं। तो जी। एकेडमिक्स की दिक्कतें तो आनी स्वाभाविक हैं सर। इसके अलावा और क्या दिक्कतें आती हैं ये काम करने में आपको? एक दिक्कत ये आती है कि बहुत रेगुलर बच्चे नहीं हो पाते, चूंकि उस सेक्शन के लोग बहुत ज्यादा परिवार की समस्याओं में भी घिरे रहते हैं। तो छोटी छोटी बातें, आज मेरे चाचा का ये हो रहा है, आज मेरी बुआ का ये हो रहा है, आज मेरे भाई का ये हो रहा है, आज मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई, आज नाना जी की तबीयत खराब हो गई, तो उसकी वजह से उनका एब्सेंटीज बढ़ जाता है काफी, उनको क्लास में रोक पाना मुश्किल होता है। तो अब मान लिया उसकी दादी की तबीयत, अभी एक बच्ची है उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई, घर में कोई और देखने वाला नहीं है, तो वो कहती है साहब मैं तो नहीं आऊंगी, कोई और देखने के लिए तैयार नहीं है कि तुम लड़की हो खाली बैठी हुई हो। उनको ये लगता है कि ये तो फालतू का कोर्स कर रही है, वो उसकी महत्ता को समझ ही नहीं पाते हैं उस समय, ये क्योंकि बात है कि वैल्यू उनको लगता ही है, यस, कि ये मुफ्त में मिल रहा है कोर्स, चलो कोई बात नहीं है, इंडिया नहीं कर पाओगी तो नहीं कर पाओगी। तो उनकी पेरेंट्स को इसकी कोई महत्ता नहीं है कि ये लोग जो कोर्स कर रही हैं वो इतना अच्छा कोर्स है, वो लाइफ लॉ उनकी लाइफ बनाने वाला कोर्स है। तो पेरेंट्स ही इस बात की कि उसकी महत्व को नहीं समझते, इसलिए वो बच्चों पे भी वो चीज नहीं आती है। तो उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। कभी कोई 15 दिन के लिए गायब है, कभी कोई 15, और ये मेडिकल का कोर्स है, इसमें बहुत आपकी सिंसियरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम तो आती है, बिल्कुल बहुत बड़ी है प्रॉब्लम ये। अच्छा, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि आपके लिए टेरिटरी तो कोई इशू है नहीं भाई। भारत का कोई भी बच्चा, कोई भी गरीब बच्चा, कोई भी मेधावी होनहार बच्चा, चाहे वो देश में किसी भी कोने का है, अगर आपके पास आके पढ़ना चाहता है और somebody wants to sponsor his और हर एजुकेशन, तो आपको तो कोई इशू है नहीं इसमें, चाहे नहीं, जहां से कोई हमको, बच्चा आ जाए। हाँ, हमें उसमें कोई इशू नहीं है, पर उसकी क्वालिफिकेशन यूपी की जो इंटरमीडिएट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है या एससी बोर्ड है, इसके इक्विवेलेंट प्रमाणित होनी चाहिए। हाँ, वरना वो तो है वरना भाई। यूपी मान स्टेट लीजिए, मेडिकल फैकल्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो उनको एक प्रमाण पत्र ये देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे की जो क्वालिफिकेशन है
ये यूपी स्टेट, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या SC/SC बोर्ड या SC बोर्ड के समकक्ष है, ये आवश्यक है। क्योंकि डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम को देखने के बाद ना देश भर से कोई कुछ लोग हमसे अवश्य संपर्क करेंगे कि साहब मैं एक बच्चे को जानता हूं जो पढ़ने में बहुत तेज है, 80, 90, 95, 98% मार्क्स लेती है, परंतु बहुत गरीब घर की है और मैं उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करना चाहता हूं। वो बच्चे, अच्छा ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो ये कार्यक्रम देखेंगे, उनके पेरेंट्स ये कार्यक्रम देखेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बार हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आएंगी कि साहब आप हमारे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए और जो सहयोग आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी हम करने को तैयार हैं। या समाज में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मदद करना चाहेंगे। तो लगभग वही, अच्छा आप क्या हर साल 15 बच्चियां लेते हैं? जी जी, प्रतिवर्ष। अच्छा, तो सर हर साल अगर 15 लेंगे तो 2 सालों में आपके पास 30 बच्चियां हो जाती हैं। जी जी। अच्छा, अगर 15 से ऊपर सीट जाती है तो वो मिनिमम 15,000 रुपीज वाला एक वो हो जाता है। परंतु अगर कोई दानी सज्जन अगर उस फीस को स्पॉन्सर कर दें तो फिर 15 से ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। बिल्कुल, 30 सीट तक हम ले सकते हैं। तो सर हमारी जो अप्रूव्ड सीट्स हैं फैकल्टी के द्वारा 30 हैं, शासन द्वारा जो अप्रूव्ड है। तो मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि आज हम डॉक्टर साहब से आपके पूरे डिटेल्स व्हाट्सएप पे ले लेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी डिटेल्स डाल दूंगा और मैं अपनी तरफ से ये आपको एक बात कहना चाहता हूं सभी दर्शकों को या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि यदि आपके इर्द गिर्द कोई बच्ची ऐसी है जिसको आप मदद करना चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो कृपया सामने आइए, डॉक्टर साहब से हम लोग संपर्क करेंगे। पर वही बात है, कुपात्र नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब के इस भल मनसा का, इस गुडविल का, इसका उनका जो पवित्र उद्देश्य है वो डिफीट नहीं होना चाहिए कहीं से। हमें किसी गरीब बच्ची का हक नहीं मारना है, कोई झूठ बोल के, फ्रॉड करके या करके है। तो यदि आप किसी बच्ची को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमसे संपर्क कीजिए, डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए। डॉक्टर साहब के संपर्क सूत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अच्छा, कुछ लोग सर ऐसे भी होंगे जो आपको मॉनेटरी हेल्प करना चाहेंगे कि चलिए डॉक्टर साहब आप इतना कर रहे हैं, चलिए ये इतना मैं अपनी तरफ से आपको भेज रहा हूं और आप इसको किसी गरीब बच्ची को जो आपके पास ऑलरेडी पढ़ रही हैं उनकी कोई सुविधा देनी है। किसी बच्चे को आपने सिर्फ रहने की जगह देखी है, किसी बच्चे को फूड में भी हो सकता है आपको हेल्प करने की जरूरत कभी महसूस हो जाए, तो वो एक फंड अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो मुझे लगता है उससे भी आपको कोई परहेज तो होगा नहीं। इफ समबडी इज हेल्पिंग यू। हाँ, लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं और हमारा जो विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा चैरिटेबल वो इनकम टैक्स की धारा 80G में अप्रूव्ड है और इसको दिया गया दान आयकर से मुक्त है। तो इसमें बहुत से लोग हम लोगों को दान देते हैं, जो उससे भी हम लोग मदद लेते हैं। तो सर मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो 15 बच्चियों को हम हर साल सपोर्ट कर रहे हैं, यदि हम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए संस्था, तो वो हम 30 की 30 सीट भी इन बच्चों के लिए हम डेडिकेट कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, बिल्कुल, उसमें कोई रुकावट नहीं, हमारे पास फैसिलिटीज की प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर साहब अब इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। अंत में आप, रीता मैम, आप कुछ कहना चाहती थी, बीच में आप कुछ बताना चाहती थी? हाँ, वो ये डॉक्टर साहब ने बता दिया कि हम लोगों का है, हम लोग चैरिटी हमारी रजिस्टर्ड है और हम लोग ले सकते हैं दान में, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आप दीजिए, तो उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एनीथिंग व्हिच यू वांट टू ऐड? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने जीवन में अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया और सब कुछ अच्छा रहा, पर उन चीजों से जितनी खुशी हमें नहीं मिली उससे कहीं अधिक खुशी हमको ये कार्य करने में अब आ रही है। और जब एक लड़की के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और जब वो लड़की पहली दफे किसी मरीज से अपनी कुछ फीस लेकर के आती है और हमसे कहती है डॉक्टर साहब आज मैंने देखी ये मेरी पहली कमाई है, तो हमको वही खुशी होती है जो हमने अपने बच्चों से ये खुशी प्राप्त की थी कभी। तो इस खुशी को हम प्राप्त करते रहना चाह सकते हैं और आप लोग इसके लिए स्वतंत्र हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करें और हमसे जो भी मदद जिस तरह की भी हो सकेगी हम करते रहेंगे।
और आशा ये करते हैं हम समाज से और प्रभु से कि ये सामर्थ्य हमको बनाए रखे कि हम ये मदद करते रह सकें। धन्यवाद। तो दर्शकों के लिए अंत में मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस संदेश को दूर दूर पहुंचाइए कि यदि आपकी निगाह में अगर कोई गरीब बच्ची है, होनहार है, मेधावी है, जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब के माध्यम से उस बच्ची को अपना जीवन संवारने में हमारी मदद कीजिए, उस बच्ची की मदद कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे आज डिटेल्स ले लूंगा और हम आगे भी सर बातचीत करते रहेंगे और ये सिलसिला जो है आगे इसी तरह बढ़ता रहे। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर आपको और मजबूत करे और सफलता दे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार।